नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पुतिन ने खेला बड़ा कूटनीतिक दांव। 1 फरवरी से मचेगा ऐसा हाहाकार कि टूट सकता है यूरोपियन यूनियन। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि जम्मू कश्मीर पर गृह मंत्री अमित शाह ने लिए अहम बैठक। एनआईए चीफ और एलजी समेत तमाम बड़े अधिकारी रहे मौजूद। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि एलएसी पर चीन तनाव नहीं घटाना चाहता, भारतीय सेना भी डटी रहेगी। अरुणाचल में अतिरिक्त चौकियां बनाएंगी आईटीबीपी। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि हिंदुस्तान की सेना का दुनिया में बजा डंका, स्कॉटलैंड में बनेगा भारतीय सेना का स्मारक। और साथ ही साथ पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में पूरा उत्तर भारत, भीषण सर्दी में होगा नए साल का आगाज। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पुतिन ने खेला बड़ा कूटनीतिक दांव। 1 फरवरी से मचेगा ऐसा हाहाकार कि टूट सकता है यूरोपियन यूनियन। जी हां दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि चाहे जो हो जाए वो यूरोप के सामने हरगिज नहीं झुकेंगे। रूसी राष्ट्रपति का यह नया फैसला यूरोपियन यूनियन के लिए बड़ा झटका है। 1 फरवरी 2023 से पुतिन उन यूरोपियन देशों को तेल का निर्यात नहीं करेंगे जो तेल और तेल की उत्पाद की कीमतों को तय करने की जिद कर रहे हैं। पुतिन ने कहा है कि 5 महीने तक ये निर्यात प्रतिबंधित रहेगा। मंगलवार को पुतिन की तरफ से ईयू के लिए आया ये सबसे बड़ा जवाब यूरोपियन देशों की कमर तोड़ने के लिए काफी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर पर गृह मंत्री अमित शाह ने ली अहम बैठक। एनआईए चीफ और एलजी समेत तमाम बड़े अधिकारी रहे मौजूद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ये बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर में। आर्टिकल 370 खत्म किए जाने के बाद अब विकास की रफ्तार को और बढ़ाने की कोशिश हो रही है। केंद्र सरकार लगातार घाटी में आतंक से निपटने और तमाम तरह की विकास परियोजनाओं के लिए निर्देश जारी कर रही है। और इसी सब के बीच अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक अहम बैठक की अध्यक्षता की है। और इस बैठक में तमाम बड़े अधिकारी और जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक घाटी में मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था और विकास परियोजनाओं को लेकर ये बैठक बुलाई गई थी। और इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से अधिकारियों से तमाम तरह की जानकारियां ली गई और कई अहम निर्देश भी दिए गए। बैठक में सीआरपीएफ डीजी, चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर AK मेहता, रॉ चीफ और एनआईए चीफ भी मौजूद थे। और इसके साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक को लेकर एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में कार्यान्वित विकास कार्यक्रमों पर भी बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एलएसी पर तनाव नहीं घटाना चाहता है चीन, भारत की सेना भी रहेगी मुस्तैद। अरुणाचल में अतिरिक्त चौकियां बनाएगी आईटीबीपी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चीन के साथ 17वें दौर की बातचीत के बाद साफ हो गया है कि वो सीमा विवाद पर तनाव कम करने का इच्छुक नहीं है। और नतीजतन भारतीय सेना अभी दोनों देशों की 3488 किलोमीटर लंबी एलएसी पर डटी रहेगी। और ये लगातार तीसरी सर्दी है जब दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। हालांकि इस बार तैनाती सबसे बड़ी है। गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इस समय चीन के लगभग 2 लाख सैनिक एलएसी पर तैयार हैं। भारतीय सेना और आईटीबीपी के भी लगभग इतने ही जवान तैनात हैं। पहली बार ये भी हो रहा है कि चीन ने भारी मात्रा में हथियार जमा किए हैं। जो हथियार एलएसी पर तैनात है उनमें कई तरह के टैंक, रॉकेट लॉन्चर, मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर, अंडर बैरल लॉन्चर, असॉल्ट राइफल्स आदि शामिल हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिंदुस्तान की सेना का दुनिया में बजा डंका, स्कॉटलैंड में बनेगा भारतीय सेना का स्मारक। जी दोस्तों, यूं ही नहीं कहा जाता हमारी आन है सेना, हमारी शान है सेना। हिंदुस्तान की सेना का सम्मान दुनिया भर में किया जाता है। स्कॉटलैंड में भारतीय सेना का स्मारक बनने जा रहा है। ब्रिटेन की एक नगर परिषद ने ब्रिटिश सेना में 40 लाख से ज्यादा भारतीय सैनिकों की सेवा और बलिदान को मान्यता देने के लिए स्कॉटलैंड में एक स्मारक बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि ग्लासगो सिटी काउंसिल ने शर्तों के अधीन योजना को मंजूरी दी, जिसमें पत्थर में नक्काशियों के डिजाइन और सामग्री का पूरा विवरण शामिल है। दोस्तों, करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में पूरा उत्तर भारत, भीषण सर्दी में होगा नए साल का आगाज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और दिल्ली में अगले 24 घंटे के दौरान कड़ाके की ठंड पड़ेगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को कहा कि इस दौरान इन इलाकों में कहीं घना तो कहीं बहुत घना कोहरा भी छाया रहेगा। और इसके बाद शीतलहर से कुछ राहत मिल सकती है और कोहरे में भी कुछ कमी आने की उम्मीद है। दिल्ली की सुबह आज भी बेहद सर्द है। राजधानी में भीषण शीतलहर की स्थिति बनी हुई है और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दोस्तों, ठंड से बचने के लिए लोग आग ताप रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी समेत उत्तर भारत के अधिकांश शहर मंगलवार को भी पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवाओं से
कांपते रहे और दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश अगले 24 घंटे तक शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में रहेंगे। इसके बाद 1-2 दिन थोड़ी राहत की उम्मीद है। हालांकि नए साल का आगाज भीषण सर्दी के साथ होने वाला है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली, यूपी सहित कई राज्यों में ट्रेनों पर पड़ी कोहरे की मार। 300 से ज्यादा ट्रेनें रद्द और कई घंटों लेट चल रही हैं ट्रेनें। जी हाँ दोस्तों, देश में कई राज्यों में कोहरे और शीतलहर का सीधा असर ट्रेनों के संचालन पर भी पड़ा है। खराब मौसम की वजह से करीब 300 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है या फिर ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है और 1 से 5 घंटे तक ट्रेनें लेट चल रही हैं, जिससे रेल यात्रियों को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा परेशानी उन रेल यात्रियों को हो रही है जिनकी लंबी रूट की ट्रेनों में बुकिंग है और ट्रेनों के कैंसिल या फिर रीशेड्यूल होने से यात्रियों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। ऐसे में रेल यात्रियों को ट्रेनों के दोबारा संचालन होने का इंतजार या फिर कोई दूसरा विकल्प तलाशना पड़ रहा है। उत्तराखंड से दिल्ली, यूपी, पंजाब, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में आने जाने वाली ट्रेनें भी मंगलवार को अपने निर्धारित समय से कई घंटे की देरी से रोड के रेलवे स्टेशन पहुंची। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत के लिए अगले 40 दिन अहम। कोरोना के केसों में जनवरी में हो सकता है इजाफा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया भर में कोरोना के मामले को देखते हुए भारत के लिए अगले 40 दिन बेहद अहम होने वाले हैं। आधिकारिक सूत्रों ने ये जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि भारत में जनवरी से कोरोना के मामले में इजाफा हो सकता है। चीन समेत कुछ देशों में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ने के बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एहतियाती कदम उठाने को कहा है। केंद्र ने राज्यों से सभी कोविड अस्पतालों में मॉक ड्रिल करने को कहा था और इसके बाद किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मंगलवार को देश के कई अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि उपकरणों और मानव संसाधन को तैयार रखना जरूरी है। मांडविया ने कहा कि पूरी दुनिया में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं और भारत में भी संक्रमण के मामले में वृद्धि हो सकती है, इसलिए जरूरी है कि उपकरणों, प्रक्रियाओं और मानव संसाधनों के रूप में कोविड संबंधी संपूर्ण ढांचा पूरी तरह तैयार रहे। उन्होंने कहा कि लोगों को कोई परेशानी न हो और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकारी और निजी अस्पताल इंतजाम कर रहे हैं। बता दें कि भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 188 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,77,647 पर पहुंच गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 3,468 हो गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश तेजस्वी की महागठबंधन सरकार बर्खास्त कर बिहार में लगे राष्ट्रपति शासन। अमित शाह से मेल, चिराग पासवान ने की है ये मांग। जी दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष एवं लोकसभा सदस्य चिराग पासवान ने गृह मंत्री अमित शाह से मंगलवार को मुलाकात की और बिहार सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। इसके साथ आपको बता दें कि चिराग पासवान ने अमित शाह को अपनी पार्टी का ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में सरकारी संरक्षण में शराब माफिया फल फूल रहा है और राज्य में वैसे तो शराबबंदी है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग जहरीली शराब पीने से मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? कमेंट में अपनी राय बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उनके हाथों से निकलता दिख रहा है खैबर पख्तूनख्वा सेना पर भारी पड़ रहे हैं आतंकी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान का एक राज्य उसके हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान इन दिनों चुनाव की वजह से अपनी सीमाओं पर सुरक्षा मुद्दों को अनदेखा कर रहा है और इसके कारण अफगानिस्तान से सटे पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाके में आए दिन हमले हो रहे हैं। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे ने कई अन्य आतंकी समूहों को पाकिस्तान में अपने आतंकवादी अभियान का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित कर दिया है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान आतंकी समूह ने 28 नवंबर को इस्लामाबाद के साथ शांति वार्ता पूरी तरह से खत्म कर दी और इसके बाद से ही पाकिस्तानी सैनिकों को खैबर पख्तूनख्वा में लगातार संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 45 मिनट तक चली जम्मू कश्मीर में मुठभेड़, जैश के 4 आतंकी कर दिए गए ढेर और 26 जनवरी पर ये करने वाले थे कोई बड़ा कांड। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों का सफाया करने के क्रम में बुधवार तड़के सुरक्षा बलों ने 4 और आतंकियों को मार गिराया है। हालांकि अपुष्ट सूत्र ये संख्या इससे कहीं ज्यादा बता रहे हैं। इन एनकाउंटर की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं और घने कोहरे के बावजूद आतंकवादी हिंदुस्तानी जवानों
की निगाहों से बच नहीं पाए। यह एनकाउंटर जम्मू के सिद्रा इलाके में हुआ। एडीजीपी जम्मू जोन मुकेश सिंह ने बताया कि इलाके में इन आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के बाद घेराबंदी की गई थी और आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग होने पर बाईपास रोड को बंद कर दिया गया था। हालांकि पुलिस ने अभी तक पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि मुठभेड़ तब शुरू हुई जब सुरक्षा बलों ने एक ट्रक को चेकिंग के लिए रोका। अपुष्ट सूत्रों के अनुसार ये आतंकी 26 जनवरी को कोई बड़ा हमला करने की योजना लेकर कश्मीर में आ रहे थे और इधर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। तो दोस्तों, आपको हमने बताया कि क्या बड़ा एक्शन लिया है देश की सेना ने। जम्मू में बड़ा एनकाउंटर किया है और 4 आतंकियों को ढेर कर दिया है। वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अटारी वाघा बॉर्डर पर लहराएगा देश का सबसे ऊंचा तिरंगा। पाकिस्तान के झंडे से 18 फीट ज्यादा होगी इसकी हाइट। जी दोस्तों, अटारी बॉर्डर घूमने वाले लोगों का रोमांच दोगुना होने वाला है और यहाँ पर देश का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराने की कवायद तेज हो रही है। नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मंजूरी मिलने के बाद तिरंगे की लंबाई को 360 फीट से बढ़ाकर 418 फीट किया जा रहा है और जल्द ही ये काम पूरा हो जाएगा। वर्तमान समय में अटारी बॉर्डर पर लहराने वाले भारत के तिरंगे झंडे की ऊंचाई 360 फीट है, जिसे 2017 में वहां स्थापित किया गया था, जबकि वाघा चेक पोस्ट के सामने लगे पाकिस्तान के झंडे की ऊंचाई 400 फीट है। यानी वर्तमान समय में इंडिया के झंडे से पाकिस्तान का झंडा ऊंचा है। हालांकि जल्द ही तिरंगे की ऊंचाई को 360 फीट से बढ़ाकर 418 फीट कर दिया जाएगा और इसके बाद पाकिस्तान का झंडा तिरंगे से छोटा हो जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ज्वाइंट चेक पोस्ट अटारी पर देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराने की तैयारी अब शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि आने वाले गणतंत्र दिवस पर यह गगनचुंबी ध्वज फहराया जाएगा और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि तिरंगे की ऊंचाई बढ़ने के बाद पाकिस्तान भी अपने राष्ट्रीय ध्वज की ऊंचाई को बढ़ा सकता है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रहार मिसाइल चीन से निपटने के लिए भारत बना रहा है रॉकेट फोर्स। यहाँ दोस्तों, जिस प्रकार से चीन में रॉकेट फोर्स है उसी प्रकार से अब भारत में भी रॉकेट फोर्स होगा और इसको लेकर अब चीन की नींद उड़नी शुरू हो चुकी है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन से लड़ने के लिए हर साल 1 लाख नए फाइटर्स तैयार कर रहा है ये देश। सभी नागरिकों को लेनी होगी मिलिट्री ट्रेनिंग। जी दोस्तों, चीन की विस्तारवादी नीति किसी से छिपी नहीं है और यही वजह है कि चीन का भारत समेत 17 देशों के साथ सीमा को लेकर विवाद चल रहा है और इन देशों में एक ताइवान भी है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है और लगातार उस पर कब्जा करने की कोशिश में है और यही वजह है कि दोनों देशों के बीच विवाद चरम पर है। यहाँ तक कि चीन ने रविवार को ताइवान की समुद्री सीमा पर 47 एयरक्राफ्ट भेज दिए और इसके बाद ताइवान ने चीन की हरकतों का जवाब देने के लिए अब अपनी सैन्य क्षमताओं को और बढ़ाने का फैसला किया है। इसी क्रम में ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने मंगलवार को बड़ा ऐलान किया और इसके तहत अब ताइवान में हर नागरिक के लिए 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग लेना अनिवार्य हो गया है और ये 2024 से लागू होगा। और अभी तक ताइवान में हर नागरिक को 4 महीने की मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी होती थी। और साई इंग वेन ने कहा है कि जिस तरह से हालात पैदा हो रहे हैं उसके हिसाब से ताइवान की रक्षा के लिए 4 महीने की ट्रेनिंग पर्याप्त नहीं है। हालांकि उन्होंने इसे कठिन और जरूरी फैसला बताया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दुनिया भर में कोरोना की नई लहर को लेकर बढ़ गई चिंता और इसी बीच जर्मन वैज्ञानिक ने कर दिया चौंकाने वाला दावा। जी हाँ दोस्तों, चीन में कोरोना अपना विकराल रूप ले चुका है और लाखों केस रोजाना आ रहे हैं। हॉस्पिटल्स में मरीजों के लिए जगह नहीं है, दवाइयों की कमी हो चुकी है और चारों ओर तबाही मच रही है। चीन के बाद अब दूसरे देशों को भी चिंता सताने लगी है कि उनके यहाँ चीन जैसी स्थिति पैदा ना हो जाए और इसके लिए सभी देशों ने उचित प्रबंध कर लिए हैं और दिशा निर्देश लागू कर दिए हैं। भारत की बात करें तो यहाँ भी कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और वेरिएंट BF.7 भी पहले ही देश में दस्तक दे चुका है। हालांकि दुनिया भर में मचे हाहाकार के बीच जर्मन वायरोलॉजिस्ट क्रिश्चियन डॉस्टन ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया है कि कोरोना महामारी अब खत्म होने वाली है। दोस्तों, कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लेह लद्दाख और कश्मीर की सुरक्षा को लेकर अलर्ट। अमित शाह ने बुलाई बड़ी बैठक, IB रॉ चीफ भी होंगे इसमें शामिल। जी दोस्तों, लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज शाम क्रमशः 3 और 4 बजे एक अहम बैठक बुलाई है। समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी है और ये बैठक में CRPF, BSF, जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल होंगे और इसके अलावा खुफिया एजेंसी IB और रॉ के प्रमुख भी इसमें शामिल होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जम्मू के सिधरा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच बुधवार को हुई मुठभेड़ के बाद ये अहम बैठक बुलाई गई है। अमित शाह की इस बैठक में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों, ड्रोन गतिविधि, टारगेट किलिंग और कश्मीरी पंडितों पर हमले के मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है। बता दें कि जम्मू शहर के साथ सटे सिद्दड़ा इलाके में बुधवार तड़के सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए हैं।
चारों आतंकियों के शव बरामद कर लिए गए हैं और हथियार भी मिले हैं। मौके पर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना की टीमें मौजूद है और अभी संबंधित क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। दोस्तों करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मौसम विभाग का अलर्ट, उत्तर भारत में पड़ेगी प्रचंड ठंड, छाया रहेगा घना कोहरा। जी हाँ दोस्तों, प्रचंड ठंड की चपेट में आए उत्तर भारत के अनेक क्षेत्रों का तापमान शिमला से भी कम दर्ज हो रहा है। इसके चलते जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ सहित अनेक इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 2 दिनों में राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में शीतलहर लेकर गंभीर शीतलहर की स्थिति बन सकती है। वहीं दोस्तों, मौसम विभाग ने अपने बुलेटिन में कहा कि हल्की हवा के हावी होने और निचले क्षोभ मंडल स्तरों में उच्च नमी के कारण अगले 24 घंटे के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों और उत्तर राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार नए साल की पूर्व संध्या और नए साल के मौके पर भी उत्तर भारत में प्रचंड ठंड रहेगी और घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं बिहार में पछुआ हवा बहने की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश के इलाके में 3 से 7 डिग्री के बीच में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। दिल्ली में जहां मंगलवार को 3 डिग्री सेल्सियस तक पारा गिरा, वहीं राजस्थान के चूरू में 0.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया और अभी भी कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि हड्डी गलाने वाली ठंड दस्तक दे चुकी है और ये प्रचंड ठंड अभी जारी रहेगी। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ कि सबसे बड़ी ताकत और बड़ी सेना का दम भरने वाला चीन आजकल एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जो कि इससे ये तमगा छीन सकता है। यानी कि अगर चीन ने अपने सैनिकों के मेंटल हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया तो भविष्य में ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और सेना नहीं रह जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएलए के हर 5 में से 1 सैनिक तनाव या अन्य दिमागी बीमारी से ग्रसित हो गया है और उसकी सबसे बड़ी वजह है चीन के राष्ट्रपति के विस्तारवादी नीति और जंग लड़ने और उसे जीतने की जिद। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में छपी खबर के मुताबिक चीन ने अपने सैनिकों को दिमागी तौर पर तंदुरुस्त रखने और सभी दिमागी तनाव को दूर करने के लिए बाकायदा एक नया काउंसलिंग कोर्स शुरू किया है और इसके तहत सैन्य अधिकारियों को सैनिकों से लगातार संपर्क बनाए रखने और उनकी दिमागी समस्या पर बात करने के लिए कहा गया है ताकि उनकी दिमागी समस्या को दूर कर उन्हें जंग के लिए तैयार रखा जा सके। और इस स्ट्रेस की सबसे बड़ी वजहों में से एक हर मोर्चे पर शी जिनपिंग का अपने सैनिकों को झोंके रखना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान में घटने वाली है बड़ी घटना। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के बाद अब सऊदी अरब ने भी अपने नागरिकों को दी है चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में हाल की आतंकी घटनाओं के मद्देनजर सऊदी अरब के दूतावास और इस्लामाबाद में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने के लिए कहा है। द न्यूज ने बताया कि सऊदी दूतावास ने पाकिस्तान में अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है और उन्हें सावधान रहने की सलाह दी है। अलर्ट में सऊदी नागरिकों को पाकिस्तान जाने की योजना बनाने और देश में रहने वालों को सतर्क रहने और किसी भी आवश्यकता के अलावा बाहर उद्यम न करने की सलाह दी गई है। सलाहकार ने कहा कि इस्लामाबाद की सुरक्षा को उच्चतम स्तर पर रखा गया है। सऊदी को दूतावास से संपर्क करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर वाणिज्य दूतावास से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान के हाथ से निकल रहा है खैबर पख्तूनख्वा, आतंकियों के आगे बेबस है पाकिस्तानी सुरक्षा बल। जी दोस्तों, अफगानिस्तान के साथ लगती सीमा के पास पाकिस्तान के कई इलाकों में हालात बेहद खराब हैं और आतंकी गतिविधि इस कदर बढ़ गई है कि वहां के सुरक्षा बल भी बेबस नजर आ रहे हैं। हालात खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा खराब है जहां पिछले दिनों आतंकी गतिविधियों में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है और अल अरबिया पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की सीमावर्ती प्रांतों पर आतंकी हमलों की संख्या बढ़ी है और इसकी एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान चुनावी तैयारी में व्यस्त है और लगातार सुरक्षा मुद्दों की अनदेखी कर रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जयशंकर से सीखे बिलावल भुट्टो, अमेरिका में बेइज्जती पर पाकिस्तान में बवाल, बासित ने दी नसीहत। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदरी को अमेरिका में बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। सूत्रों की माने तो बड़बोले बिलावल बड़ी उम्मीदों के साथ अमेरिका गए थे और यहाँ पर वो अपने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ब्लिंकन ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। भुट्टो को बस ब्लिंकन से फोन पर बात करके ही संतोष करना पड़ा। भुट्टो ने पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर
विवादास्पद टिप्पणी की थी और इसके बाद से ही उन्हें विरोध झेलना पड़ रहा है। सूत्रों की माने तो भुट्टो का मकसद ब्लिंकन के साथ 1-to-1 मीटिंग करना था, मगर ब्लिंकन की जगह उन्हें उनकी मीटिंग डिप्टी वेंडी शर्मन से कराई गई। और ये बात और शर्म की है कि ब्लिंकन ने पनामा के विदेश मंत्री से तो मिलना बेहतर समझा, लेकिन बिलावल से वो नहीं मिले। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रहार मिसाइल तोप चीन से निपटने के लिए भारत भी बना रहा है रॉकेट फोर्स। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस समय सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के मुखिया हैं और साल 2016 में उन्होंने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 2nd आर्टिलरी कोर का नाम बदलकर रॉकेट फोर्स कर दिया। आज रॉकेट फोर्स चीन की सेनाओं का अहम हिस्सा है और ये वो रॉकेट बल है जो अंतरिक्ष तक पर नजर रखती है। और इस रॉकेट फोर्स को तैयार करने का मकसद अमेरिका के साथ ही भारत पर भी अपनी सैन्य दबाव बनाना है, लेकिन चीन की इस फोर्स का जवाब देने भारत भी तैयार हो चुका है। और जून 2020 के बाद एक बार फिर से चीन से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव की स्थिति है। सूत्रों की मानो तो चीन लगातार एलएसी पर यथा स्थिति को बदलने की कोशिश में लगा हुआ है। भारत चीन को उसी की स्टाइल में जवाब देने के लिए तैयार है। और हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे भारत बॉर्डर वाले इलाके में कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के स्टोरेज के लिए सुरंग का निर्माण करने वाला है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो भारत के पास भी चीन के टक्कर की एक रॉकेट फोर्स हो सकती है।